आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बताता, बल्कि 30 दिन का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बताता है। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। इसमें कहा गया है कि लोग बिना जिम या कोई सख्त डाइटिंग के 10, 12 यहाँ तक कि 18 किलो तक वजन कम कर चुके हैं। बिल्कुल, 18 किलो। पहली बार सुनने में तो ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना। हाँ, लगता तो है। और इसीलिए आज हम इसे परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? स्रोत इसे डाइट कहने से तो साफ मना करता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डाइट शब्द सुनते ही मन में पाबंदियां आ जाती हैं। सही बात है। लेकिन स्रोत इसे एक टाइम बेस्ड ईटिंग सिस्टम कहता है, मतलब खाने के समय पर आधारित एक प्रणाली। फोकस क्या खाना है पर उतना नहीं है जितना कब खाना है पर है। एकदम सही। और इसका सबसे पॉपुलर फॉर्मेट जो है वो 16-8 का बताया गया है। हाँ, 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे खाने के लिए। लेकिन ये 16 घंटे का उपवास काम कैसे करता है? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, मेटाबॉलिक स्विच। सच कहूं तो ये शब्द सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये कोई बटन नहीं है जिसे हम दबा सके। स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। कैसे? सोचिए, हमारी बॉडी एक हाइब्रिड कार की तरह है। ज्यादातर समय हम इसे ग्लूकोज यानी पेट्रोल पर चलाते हैं, जो हमें लगातार खाने से मिलता है। ठीक है। लेकिन जब हम 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो वो पेट्रोल खत्म हो जाता है। तब शरीर अपने दूसरे ईंधन पर चलना शुरू कर देता है, जो कि है जमा हुआ फैट। बिल्कुल, यही ग्लूकोज से फैट बर्निंग मोड में जाना मेटाबॉलिक स्विच है। और स्रोत के मुताबिक यही असली मैजिक है। वाह, ये हाइब्रिड कार वाला उदाहरण तो कमाल का है। इसने पूरी बात को बहुत आसान बना दिया। तो मतलब उपवास के दौरान शरीर खुद को अंदर से साफ कर रहा है, मरम्मत कर रहा है। एक तरह से हाँ। और स्रोत कहता है कि इसका सबसे पहला असर पेट की चर्बी पर दिखता है। ब्लोटिंग कम होती है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। ये तो शरीर को जैसे फैक्ट्री रीसेट करने जैसा हुआ। बिल्कुल। और ये रीसेट सिर्फ वजन के लिए नहीं है, ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, खासकर इंसुलिन को। अच्छा। जब हम लगातार खाते हैं तो इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, जिससे फैट जमा होता है। उपवास इंसुलिन को आराम देता है, जिससे फैट बर्निंग शुरू हो पाती है। ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए एक जैसा काम करता है, या कुछ खास लोग हैं जिन्हें इससे ज्यादा फायदा हो सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत कहता है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए ज्यादा तेजी से काम करता है। कौन है वो लोग? मूल सिद्धांत ये है कि जिनकी जीवन शैली शरीर की प्राकृतिक लय से सबसे ज्यादा दूर जा चुकी है, उन्हें सबसे ज्यादा असर दिखता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। स्रोत में ऐसे लोगों की एक लिस्ट भी दी गई है। जी। इसमें सबसे पहले हैं वो लोग जो देर रात खाते हैं, मतलब रात 10-11 बजे डिनर करते हैं। फिर जिनकी डाइट में चीनी बहुत ज्यादा है, चाहे कॉफी से लेकर मिठाइयों तक। हाँ। और तीसरे जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले। और ये लिस्ट सिर्फ आदतों तक ही नहीं है, इसने कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें भी हैं, जैसे थायराइड या पीसीओडी, जिनसे जूझ रहे लोगों को भी इससे मदद मिल सकती है। और बिंज ईटिंग वालों के लिए भी। हाँ, जिन्हें एक साथ बहुत ज्यादा खाने की आदत है, उनके लिए ये एक अनुशासन का ढांचा देता है। तनाव में रहने वाले लोगों का भी जिक्र है, क्योंकि तनाव और खाने का तो सीधा रिश्ता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो स्रोत का असली तर्क ये है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, देर रात खाना, ज्यादा चीनी, दिन भर बैठे रहना, वही अप्राकृतिक है। फास्टिंग बस शरीर को वापस उसकी प्राकृतिक लय में लाने का एक जरिया है। इसीलिए स्रोत इसे कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर कहता है। तो हमने सिद्धांत समझ लिया और ये भी कि एक इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है, पर स्रोत हमें सिर्फ थ्योरी नहीं देता, वो एक 30 दिन का एक्शन प्लान भी देता है। हाँ, और इस प्लान की खूबसूरती इसकी क्रमिक प्रगति में है। ये आपको सीधे गहरे पानी में नहीं फेंकता। बिल्कुल। पहला हफ्ता है बॉडी रीसेट। इसमें 12-12 का नियम है। 12 घंटे उपवास, 12 घंटे खाने का समय। हाँ, जैसे सुबह 9 से रात 9 बजे तक। ये तो काफी आसान लगता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही दिन बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। सही बात है। 12 घंटे का उपवास मन को ये संदेश देता है कि ये मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। आत्मविश्वास बनाने का पहला कदम। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा हफ्ता, स्टैंडर्ड फॉर्मेट।
इसमें उपवास का समय थोड़ा बढ़ता है, 14 घंटे उपवास और 10 घंटे खाने का समय। और स्रोत के हिसाब से यहीं से फैट बर्निंग की प्रक्रिया असल में तेज होनी शुरू होती है। अच्छा, 14 घंटे से? हाँ, 14 घंटे एक तरह का स्वीट स्पॉट है जहां शरीर की सेल्यूलर क्लीनिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने लगती है। इसके बाद आता है तीसरा हफ्ता, फुल पावर। ये सबसे मशहूर 16-8 का नियम है। जी। इसमें खाने का समय दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक रखने का सुझाव है। इस दौरान सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी, बिना चीनी के। और 16-8 का जो फॉर्मेट है वो सामाजिक रूप से भी बहुत सुविधाजनक है। आपको बस नाश्ता छोड़ना होता है, आप परिवार के साथ लंच और डिनर कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। स्रोत का दावा है कि यहीं से पेट की चर्बी में दिखने वाला बदलाव शुरू होता है। और आखिर में चौथा हफ्ता है, फैट बर्निंग पीक। इसमें 18-6 का नियम है। 18 घंटे उपवास, 6 घंटे खाने का समय। 1 मिनट, 18 घंटे, ये सुनने में तो बहुत कठिन लगता है। क्या स्रोत बताता है कि इस लेवल पर भूख या कमजोरी से कैसे निपटना है? क्योंकि यहीं आकर तो ज्यादातर लोग हार मान सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस पर बहुत साफ है। पहली बात, ये चौथा हफ्ता सबके लिए अनिवार्य नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ उनके लिए है जो 16-8 में पूरी तरह सहज हो चुके हैं। दूसरी बात, इस प्लान की जो क्रमिक प्रगति है वही इसका जवाब है। मतलब 3 हफ्तों तक शरीर धीरे धीरे फैट को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का आदी हो चुका होता है। तो चौथे हफ्ते तक ज्यादातर लोगों के लिए 18 घंटे का उपवास उतना मुश्किल नहीं रहता। अच्छा। तो शरीर अनुकूल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये एक झटके वाला बदलाव नहीं बल्कि एक सीखी हुई आदत है। समझ गए? ठीक है, तो समय का अनुशासन तो समझ आ गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि वो जो 8 घंटे की विंडो है उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं? पिज्जा, बर्गर, अच्छा इंजन लगा ले, लेकिन अगर ईंधन खराब डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो मतलब खाने की विंडो एक अवसर है, छूट नहीं। एकदम सही। आप क्या खाते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप कब खाते हैं। तो फिर खाने के नियम क्या है? क्या कोई जटिल कैलोरी गिननी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम बहुत सरल रखे गए हैं। पहला भोजन, मतलब जब आप उपवास तोड़ते हैं, वो हाई प्रोटीन होना चाहिए। कैसे? जैसे अंडे, पनीर, दाल या स्प्राउट्स। प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, ताकि बार बार भूख ना लगे। हाँ। और बाकी के भोजन के बारे में? दोपहर का भोजन एक संतुलित भारतीय थाली जैसा हो सकता है, दाल, सब्जी, चावल या रोटी। और रात का खाना हल्का रखने की सलाह है। ठीक है। और क्या कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नहीं खाना? हाँ, 2 चीजों पर पूरी तरह से रोक है, प्रोसेस्ड फूड और चीनी। स्रोत का तर्क है कि ये दोनों चीजें शरीर में सूजन बढ़ाती हैं और इंसुलिन को गड़बड़ा देती हैं, जो उपवास के फायदों को कम कर सकता है। बिल्कुल। और पानी? पानी को इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा बताया गया है। दिन में 3-4 लीटर पानी पीना जरूरी है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये प्लान समय और भोजन की गुणवत्ता दोनों को जोड़ता है। स्रोत तो यहां तक दावा करता है कि ये संरचना 10 गुना तेज परिणाम देती है। इसके पीछे का तर्क सिनर्जी का है। उपवास शरीर को मरम्मत का मौका देता है और अच्छा पौष्टिक भोजन उस मरम्मत के लिए कच्चा माल देता है। अच्छा। जब आप दोनों चीजें साथ में करते हैं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। तो ये प्लान शरीर और भोजन दोनों को कवर करता है। लेकिन स्रोत एक और पहलू पर बहुत जोर देता है जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, मानसिकता। हाँ, क्योंकि कोई भी शारीरिक परिवर्तन बिना मानसिक दृढ़ता के टिक नहीं सकता। ये शरीर से पहले मन का खेल है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक चुनौती या सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप हर मिनट घड़ी देखेंगे। हाँ, और खाने का इंतजार करेंगे। इसके बजाय इसे एक अनुशासन के रूप में अपनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इसे अनुशासन के रूप में देखते हैं तो ये बोझ नहीं, एक उपलब्धि बन जाता है। सही बात है। हर दिन जब आप अपना उपवास पूरा करते हैं तो ये दिमाग को एक छोटा सा संकेत भेजता है कि हाँ, मेरा खुद पर नियंत्रण है। और स्रोत इस अनुशासन के 2 इनाम भी बताता है। पहला, एक सपाट पेट, जो एक शारीरिक परिणाम है। और दूसरा, मजबूत आत्मविश्वास, जो एक अंदरूनी मानसिक परिणाम है। ये विचार कि फिटनेस कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का एक निर्णय है, ये बहुत प्रेरणादायक है। ये बात इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ वजन घटाने से ऊपर उठाकर, मतलब व्यक्तिगत विकास से जोड़ती है। जब कोई व्यक्ति अपनी भूख पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो उसे एक सशक्तिकरण का एहसास होता है। और वो आत्मविश्वास फिर जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी झलकता है। बिल्कुल, चाहे वो काम हो,
रिश्ते हों या कोई और लक्ष्य। ये सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं है, ये एक मानसिक जीत भी है। तो आज की इस चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इस स्रोत की सभी बातों को एक साथ देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग केवल वजन घटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली है जिसे मेटाबॉलिक स्विच के विज्ञान पर बनाया गया है। ये एक अनुशासित चरण दर चरण योजना है जो शरीर को धीरे धीरे अनुकूल होने का समय देती है, और ये समय और भोजन की गुणवत्ता दोनों को बराबर महत्व देती है। और सबसे बढ़कर ये मानती है कि कोई भी स्थायी शारीरिक परिवर्तन एक मजबूत मानसिकता के बिना अधूरा है। जी। स्रोत अपनी बात एक बहुत ही मजबूत गारंटी के साथ खत्म करता है। वो कहता है, अगर 30 दिनों तक इस प्लान का 100% प्रयास के साथ पालन किया जाए तो चेहरे पर चमक, पीठ की चर्बी में कमी और ऊर्जा के स्तर में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन इसमें एक शर्त भी छिपी है। 100% प्रयास। हाँ, ये पूरी तरह से व्यक्ति के अनुशासन और समर्पण पर निर्भर करता है। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वाकई एक दिलचस्प और व्यापक दृष्टिकोण है। स्रोत ने 30 दिन के शारीरिक परिवर्तन पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो स्रोत में सीधे तौर पर नहीं पूछा गया है। क्या? वजन घटाने का शुरुआती लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद खाने के आसपास इस तरह का मजबूत अनुशासन बनाने के लंबे समय के मानसिक और उत्पादकता लाभ क्या हो सकते हैं? अच्छा। मतलब जब भोजन पर नियंत्रण जीवन का एक हिस्सा बन जाता है तो क्या ये अनुशासन जीवन के दूसरे हिस्सों जैसे काम या सीखने में भी बेहतर फोकस लाता है? ये सोचने वाली बात है।